सो हेलो एवरीवन एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है वेक्टर का लास्ट लेक्चर, यानी वेक्टर का लेक्चर नंबर 5। सदिश का अंतिम लेक्चर होने वाला है। सदिश का अंतिम लेक्चर लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले अपन 4 लेक्चर को कवर कर चुके हैं और उसके अंदर अपन देख चुके हैं सदिश होते क्या है, सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है और सदिश के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लगभग सभी अपन पढ़ चुके हैं। अब छोटे मोटे से 2-3 टॉपिक और हैं जिनको कंप्लीट कर लेंगे तो अपना जो सदिश है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन क्लास 12 फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। फिर वहाँ पर जो भी बेसिक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम जनरली बच्चों को सामने आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी क्योंकि अपना बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, अब सदिश के अंदर अभी तक अपन क्या पढ़ चुके थे? अभी तक अपन सदिशों का त्रिभुज नियम और सदिश क्या होते हैं इनको पढ़ चुके थे। साथ ही साथ पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था सदिश का सदिश गुणनफल, सदिश का सदिश गुणनफल और सदिश का अदिश गुणनफल, सदिश का अदिश गुणनफल। इसे दर्शाते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से और इसे दर्शाते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से। इसीलिए इसे कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट और इसे कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसका सूत्र होता है, जैसे मेरे पास एक सदिश है ए वेक्टर, दूसरा सदिश है बी वेक्टर और इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट मेरे को निकालना है तो सूत्र निकल के आता है ए बी साइन थीटा। और यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए एक है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो निकल के आता है ए बी कॉस थीटा। ओके, तो अभी तक अपन ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य इस तरीके के संबंधों को पढ़ चुके थे। ये होता था क्रॉस प्रोडक्ट के लिए और ये होता था डॉट प्रोडक्ट के लिए। आई होप कि अभी तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब अपन आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। अब यहाँ पर एक कंडीशन निकल के आती है कि हमारे पास जो सदिश है ए वेक्टर, इसी का मल्टीप्लाई अगर मैं इसी के साथ करूं, यानी ए वेक्टर का अगर ए वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो मेरे पास उत्तर क्या निकल के आएगा? तो इसका सीधा सा जवाब होगा, यहाँ पर सूत्र होता है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है? ए, क्योंकि अपने पास सदिश ए है। बी की वैल्यू भी यहाँ पर अपने पास कितनी होने वाली है? ए ही होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही समान है। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही समान है तो ए और बी दोनों का जो परिमाण है वो दोनों का समान होगा, है। इसके बाद आता है साइन थीटा। थीटा क्या होता है? दोनों के बीच में बनने वाला एंगल। लेकिन यहाँ पर तो दोनों सदिश समान है और जब सदिश समान होंगे तो उनके बीच का एंगल भी समान होगा और एंगल जब समान होता है तो कोण अपना 0 डिग्री निकल के आता है। कैसे? मेरे पास समझिए, मैंने आपको सदिश की परिभाषा क्या बताई थी? सदिश की परिभाषा के अंदर मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है परिमाण और दूसरी होती है दिशा। एक होता है परिमाण, दूसरी होती है दिशा। परिमाण का मतलब होता है कोई भी वैल्यू, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, है ना। जैसे कोई भी चीज़ कितनी लंबी है तो 3 मीटर, 4 मीटर, इसको परिमाण कहा जाता है। दूसरी चीज़ होती है दिशा, है ना। किसी भी चीज़ पर मैं कितना बल लगा रहा हूँ वो तो होता है परिमाण। जैसे 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, लेकिन वो किस दिशा में लगा जा रहा होता है उसे डायरेक्शन यानी दिशा कहते हैं। ओके, ये दोनों चीज़ें सदिश के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि दोनों सदिश समान है, दोनों सदिश समान है, तो सदिश समान है इनका मतलब क्या है कि उनका परिमाण भी समान है, दिशा भी समान है। अगर परिमाण और दिशा में से कोई एक भी चीज़ अलग हुई तो फिर वो सदिश भी अलग हो जाएगा, क्योंकि सदिश के अंदर 2 ही चीज़ें देखी जाती हैं, परिमाण और दिशा। अगर मैं कह रहा हूँ 2 सदिश समान है, यानी कि उनका परिमाण भी समान है और उनकी दिशा भी समान है, उनकी दिशा भी समान है। अगर 2 चीज़ों की दिशा बिल्कुल समान है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से एक एरो है, इसकी दिशा इस तरफ है, मेरे पास एक दूसरा तीर है, इसकी भी दिशा इसी तरफ है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन वहीं मैं एक की दिशा इधर कर दूँ और दूसरे की दिशा इधर कर दूँ तो इसकी दिशा अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इधर है, लेकिन ये बिल्कुल इस डायरेक्शन में नहीं है। ये अगर मैं इसको पूर्व कहूँ और इसको मैं पश्चिम उत्तर कहूँ, वेस्ट कहूँ, है ना, तो ये ईस्ट है और वेस्ट है। तो ये मेरे पास जो पहला सदिश है इसकी दिशा बिल्कुल ईस्ट की तरफ है, लेकिन जो दूसरा सदिश है इसकी दिशा ना तो वेस्ट की तरफ है ना ईस्ट की तरफ है, ईस्ट और वेस्ट के मध्य है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कोई कोण बनेगा, कोई एंगल बनेगा। लेकिन अगर दोनों की दिशा ही समान हो जाएगी, यानी उनके बीच का जो एंगल है थीटा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों समान है ना। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ए की जगह पर तो ए आएगा ही, बी की जगह पर भी ए आ जाएगा और साइन थीटा, थीटा यानी 0, थीटा यानी कि 0। ओके, थीटा दोनों के बीच का 0 डिग्री बन रहा है तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो 0 का मल्टीप्लाई दोनों में किया तो अपने को क्या मिलेगा? अंततः ए 0 मिलेगा। तो जब भी कंडीशन हो ऐसी निकले कि दोनों वेक्टर हमें समान दिए गए हो तो परिणामी अपने पास 0 निकल के आता है। अब हमारे पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट देखें तो सेम यहाँ पर अपन उसका डॉट प्रोडक्ट देखने वाले हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का। यहाँ पर भी दोनों समान है तो सूत्र क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए आ गया, बी की जगह पर भी ए ही आएगा। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकाल रहे हैं तो ए और बी नहीं है, यहाँ पर ए और ए है, दोनों समान है। तो यहाँ पर भी ए और बी ना आकर ए और ए समान होंगे। कॉस थीटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल होता है, जब दोनों सदिश समान हो तो उनके बीच का कोण 0 हो जाता है ना। ए का ए में मल्टीप्लाई करोगे तो ए का वर्ग निकल के आएगा और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना वैल्यू निकल के आया? यहाँ पर निकल के आया ए स्क्वायर और यहाँ पर कितना निकल के आया? यहाँ पर निकल के आया 0। तो यहाँ से मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूँ? यहाँ से मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि जब 2 सदिश समान हो, जब 2 सदिश समान हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट
निकल के आएगा ए का वर्ग, और क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आएगा 0। यहाँ पर ए क्या है, ए हमारे पास सदिश है ना, मैं कह रहा हूँ ना दो सदिश समान है, तो यहाँ पर ए क्या है, वही सदिश है जो समान निकल के आ रहा है। ओके, तो यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं, है ना। एक बार और रिवीजन करके देख लेते हैं। अभी तक अपन सदिश को पढ़ चुके थे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। अगर दोनों को मैं समान कर दूँ तो दोनों के बीच का कोण 0 हो जाएगा, इस वजह से इसका नेट रिजल्टेंट 0 निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर 0 करने पर भी मेरे को कॉस 0 की वैल्यू 1 मिलेगी, और यहाँ पर ए इंटू बी है, लेकिन यहाँ पर मैं ए इंटू बी करने की बजाय ए इंटू ए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस समय सदिश समान लेके चल रहा हूँ। तो इस कंडीशन में मेरे पास ए स्क्वायर निकल के आएगा। बाकी इनके ऊपर जो और क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो अपन पहले कर चुके हैं, है ना, उसके पहले अपन कर चुके हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी मेरे पास दो सदिश दिए हुए हैं, जैसे मेरे पास एक सदिश है ए वेक्टर और दूसरा सदिश है मेरे पास बी वेक्टर। अब मेरे को इन दोनों सदिशों के बीच का एंगल फाउंड करना है, एंगल यानी इन दोनों के बीच का कोण निकालना है कि ये एक दूसरे से कितने कोण पर हैं। तो इसका सूत्र होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में ए इंटू बी। यहाँ पर ए क्या है और बी क्या है, मैंने आपको क्या बताया, जब ए और बी के ऊपर कोई भी चिन्ह ना लगा हो तो इसका अर्थ ये होता है कि वो उनके परिमाण है, यानी ये ए का परिमाण है, ये ए का परिमाण है और ये बी का परिमाण है, बी का परिमाण है। अब मेरे पास मान लीजिए मेरे पास कोई भी सदिश मेरे को दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए बाय जे कैप और ए जेड के कैप। सदिश को इस तरीके से दर्शाया जाता है। इस तरीके से मेरे पास अगर कोई सदिश दिया है और मेरे को उसका परिमाण निकालना है, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड मेरे को उसका फाइंड करना है, तो उसका सूत्र क्या होगा, जो दिशा को छोड़कर जो बाकी अंक बच रहे हैं, जैसे ए एक्स, ए बाय, ए जेड, अगर मैं आई कैप और जे कैप और के कैप को छोड़ दूँ तो बच रहा है ए एक्स अपने पास, है ना, प्लस के ए बाय भी बच रहा है, प्लस के ए जेड बच रहा है ना। तो अपने को क्या करना है, इनका अंडर रूट निकाल देना है। क्या करना है, इनका अंडर रूट निकाल देना है, इनका वर्ग करके अंडर रूट निकाल देना है। तो इनका ये क्या होता है, परिमाण होता है, जिसे मैं जनरली आर से दर्शा सकता हूँ या ए या बी से दर्शा सकता हूँ। मेरे पास जिस भी सदिश का निकाल रहा हूँ, जैसे ए वेक्टर का निकाल रहा हूँ तो उसे मैं ए से दर्शाऊंगा। तो सूत्र क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ए बी कॉस थीटा अपॉन में दोनों का क्या होगा, दोनों का होगा अपना ए इंटू बी, परिमाण इंटू परिमाण, दोनों सदस्यों का परिमाण। ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा रिवीजन और करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन किस चीज़ का, जब दो सदस्यों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। जैसे मेरे पास ये दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए बाय जे कैप प्लस के ए जेड के कैप। ओके, जैसे ही मेरे पास एक और सदिश दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी बाय जे कैप प्लस के बी जेड के कैप। ओके, अब यहाँ पर मेरे को क्या करना होता है, यहाँ पर मेरे को करना होता है जो समान है उनका आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। क्या, जो समान है उनका आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ये आई कैप है, ये आई कैप है, तो यहाँ पर मैं ए एक्स का मल्टीप्लाई किसके अंदर करूँगा, बी एक्स के अंदर करूँगा। तो यहाँ पर निकल के आएगा ए एक्स इंटू बी एक्स। फिर है जे कैप और यहाँ पर भी है जे कैप, और जे कैप का क्या है ए बाय और यहाँ पर क्या है बी बाय, तो मैं ए बाय इंटू बी बाय करूँगा। और यहाँ पर के कैप है, यहाँ पर भी के कैप है, तो ए जेड और इंटू बी जेड करने वाला हूँ। तो मैंने आई कैप का जे कैप के साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि वी आर ऑल नो दैट यहाँ पर ए बी कॉस थीटा होता है और आई और जे के मध्य का कोण कितना होता है, 90 डिग्री, जिसे मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। और जैसे ही मैं कॉस 90 डिग्री करने वाला हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 निकल के आएगी। तो 0 को मैं जोड़ूँ या ना जोड़ूँ उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे पास सूत्र निकल के आता है ये, जिसे मैं आपको कल की वीडियो के अंदर डिनोट करवा चुका हूँ, पिछले लेक्चर के अंदर। आई होप कि आपको उसको देखकर आए होंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस के 2 जे कैप और डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू 6 आई कैप माइनस के 4 जे कैप। एंड क्वेश्चन अपन से कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वी एंड बी वेक्टर, वी वेक्टर एंड डब्ल्यू वेक्टर, इन दोनों के बीच का हमें क्या करना है, एंगल फाउंड करना है। ओके, चलिए करते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र वही होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। cos थीटा इज इक्वल टू दोनों का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट बटे दोनों के परिमाण का मल्टीप्लाई। ओके, तो सबसे पहले निकालेंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे, एक रेखा खींच देता हूँ। सबसे पहले निकालेंगे उनका डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आई कैप माइनस के 2 जे कैप और यहाँ पर है 6 आई कैप माइनस के 4 जे कैप, है ना, और बीच में लगा दिया डॉट, यानी डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, डॉट कैप में आई का आई वाले के साथ होगा, जे का जे वाले के साथ होगा, के का के वाले के साथ होगा। ओके, तो यहाँ पर भी आई कैप है, यहाँ पर भी आई कैप है, तो यहाँ पर 6 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकलेगा अपने पास, 18 निकल के आएगा। ओके, फिर लगा है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह हो गया। ओके, माइनस जे कैप और जे कैप समान हो गए। अब माइनस के 2 का माइनस के 4 के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ। माइनस के 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 4 के अंदर होगा, तो कितना निकल के आएगा, ये 18 हो गया। 4 दूनी 8 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 18 और 8 कितना होता है, 18 और 8 होता है 26।
दोबारा देखो यहाँ पर क्या है, 3 आई कैप माइनस के 2 जे कैप, 6 आई कैप माइनस के 4 जे कैप। अब यहाँ पर अपने को देखने को क्या मिलता है, पहले आई कैप देखने को मिलता है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी पहले आई कैप देखने को मिलता है। तो आई कैप के जो गुणांक है, आई कैप का यहाँ पर 6 है और यहाँ पर आई कैप का 3 है, तो 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 निकल के आएगा। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर जे कैप और यहाँ पर भी जे कैप, तो जे कैप और जे कैप का गुणा होगा, जे कैप का गुणा यहाँ पर 2 है लेकिन वो नेगेटिव है, आगे माइनस का चिन्ह भी लगाया ना, तो माइनस के 2 का, और यहाँ पर जे कैप का गुणा कितना है, माइनस के 4 है, माइनस के 4। तो जैसे 6 और 3 का गुणा किया था 18 आया था, वैसे 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अब ये भी माइनस किया, ये भी माइनस किया, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 18 और 8 को जोड़ा तो मेरे को 26 प्राप्त हो गया। ओके, तो ए वेक्टर और वी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मेरे को क्या मिला, डॉट प्रोडक्ट निकला मेरे पास 26, है ना। ये ए और बी ना देकर हमारे पास वी और डब्ल्यू दिए हैं, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जो कि अपन निकाल चुके हैं, 26 निकला है। फिर अपने को दोनों का क्या है, प्रमाण निकलना है। तो इसका प्रमाण कितना होगा, प्रमाण कितना होगा, देखो आई के साथ कितना है 3, तो 3 का वर्ग करो कितना आएगा 9। आज जे के साथ कितना है 2, तो 2 का वर्ग करो कितना निकल के आएगा 4। और यही मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई जे के को छोड़ दो, उनके साथ जो भी संख्या लिखी है जैसे ए एक्स ए वाई ए जेड, उनका वर्ग कर दो और फिर अंडर रूट निकाल दो। तो यहाँ पर आई और जे को छोड़ दिया, इनके साथ जो भी संख्या है जैसे 3 हो गई, 2 हो गई, इनका वर्ग कर दिया, 3 का वर्ग हो गया 9, 2 का वर्ग हो गया 4, फिर इनका अंडर रूट निकाल दो, है ना। 9 और 4 कितने होते हैं 13, अंडर रूट ही रहेगा, ये नहीं निकलने वाला। ओके, इसको देखो जरा, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, फिर निकाल दो अंडर रूट, है ना। 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, ये कितना हो गया 52 हो गया। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड अपन ने निकाल दिया। बहुत सारे बच्चों का मन में प्रश्न आ रहा होगा, ये माइनस के 2 था तो ये प्लस के 4 कैसा हो गया। ये माइनस के 2 होने पर भी यहाँ पर प्लस के 4 ही आएगा, माइनस के 4 होने पर भी प्लस के 16 ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपन संख्या का वर्ग कर रहे हैं। अगर मैं माइनस के 2 का वर्ग करता हूँ तो मेरे पास मिलेगा तो प्लस के 4 ही ना, क्योंकि माइनस की संख्या का वर्ग करने पर भी मेरे को सब संख्या मिलती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर मेरे को मिल रहा है अंडर रूट के 13 और यहाँ पर मिल रहा है अंडर रूट के 52। तो वी वेक्टर का प्रमाण हो गया अंडर रूट के 13, डब्ल्यू वेक्टर का प्रमाण हो गया अंडर रूट के 52। तो सूत्र यही होता है, पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या निकालो, डॉट प्रोडक्ट, जो कि 26 निकल के आया था यहाँ पर। फिर दोनों के बीच का प्रमाण निकालो, पहले ए का प्रमाण निकाला, फिर दूसरे का प्रमाण निकाला, फिर उसका मल्टीप्लाई करो, बराबर किसके होगा ये, कॉस थीटा के, जहाँ पर थीटा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है कितनी है। ओके, यहाँ पर कितना निकल के आया, कॉस थीटा इक्वल टू, ऊपर है 26 और नीचे कितना है, नीचे है अंडर रूट के 13 और अंडर रूट के 52 मल्टीप्लाई के अंदर। ओके, यहाँ पर लगा दिया कॉस थीटा, ऊपर है 26, नीचे ये है अंडर रूट के 13। अब 52 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 13 चौके 52, अंडर रूट के 13 इंटू 4 लिख सकता हूँ। ओके, ऊपर है 26। अब अंडर रूट के 13 और अंडर रूट के 13 का मल्टीप्लाई हुआ तो 13 बाहर आ गया, क्योंकि अंडर रूट की संख्या का अंडर रूट की संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं और समान होता है तो वो हमारे पास क्या निकल के आता है, अंडर रूट बाहर निकल जाता है। जैसे अंडर रूट 2 गुणित अंडर रूट 2 करूंगा मैं तो 2 बाहर निकल आएगा, वैसे ही अंडर रूट 13 और अंडर रूट 13 में से 13 बाहर निकल आया, बचा क्या, मल्टीप्लाई में अंडर रूट के 4। और वी आर ऑल नो दैट कि अंडर रूट 4 बराबर होता है 13 के, क्योंकि 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो अंडर रूट 4 बराबर होगा 2 के। 13 दूनी 26, तो 26 से 26 कैंसिल, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल के आई, 1 निकल के आई। तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। कैसे, 13 कैंसिल, 13 बाहर निकल आया और 4 2 का वर्ग होता है, 13 इंटू 2 26, 26 से 26 गया, कॉस थीटा इक्वल टू 1 निकल के आया। कॉस थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो कॉस थीटा 1 निकल के आता है। तो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डब्ल्यू वेक्टर, इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है, इसका आंसर निकल के आ रहा है 0। इन दोनों के बीच का जो कोण है 0 है, यानी ये एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, क्योंकि जब समांतर होते हैं यानी एक ही दिशा में होते हैं तो इनके बीच का कोण 0 होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है ये, इसको भी फटाफट कर लेते हैं। सूत्र वही लगेगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सा यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। दो मिनट रुको। ओके, तो ये रहा 3 आई कैप 4 जे कैप, ये वही है, और ये 2 आई कैप 3 जे कैप, ये भी वही है, दोनों समान चीज़ें। अब अपन निकालने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे, ये आई है, ये आई है, आई का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 है, इधर है -2, तो -2 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर लगा दो प्लस, फिर है जे के साथ कितना 4, इसका मल्टीप्लाई कर दो, जे के साथ यहाँ पर कितना है 3, ठीक है, फिर है के साथ कितना है 7, है ना, यहाँ पर के साथ कितना है -5, है ना, चिन्ह को भी याद रखना, माइनस के है प्लस के, 3 दूनी किया -6, 4 तिया किया +12, है ना, और यहाँ पर
माइनस की संख्या है तो 7 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे 35 निकल जाएगा माइनस के। ओके, 12 में से 6 गई तो बचे 6। अब 35, 6 माइनस 35 करोगे तो माइनस की संख्या निकल के आएगी अपनी 35 और 6 कितने हो गए, 6 और 5 11, 41, 41 माइनस के 12 करना है अपने। तो यहाँ पर बचा 9, 3 में से 1 गई तो 2, तो यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है अपने पास 29। यहाँ पर कितनी वैल्यू निकल के आ रही है 29। ओके, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है माइनस के 29। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों का क्या निकाल लिया अपन ने, डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद क्या करेंगे, दोनों का प्रमाण निकाल लेंगे। इसका प्रमाण कितना होगा, 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16, 7 का वर्ग हो गया 49। ओके, इसका फिर अंडर रूट। ओके, यहाँ पर है 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, फिर इसका अंडर रूट। ये कितना हो गया 16 9 25 और 25 और 49, 4 2 6 और 1 7 73। और ये कितना हो गया 9 4 13, 13 5 और 3 8, 2 और 1 3 और 1 4, सॉरी 2 और 1 3 हो गया। अंडर रूट के 73 गुणित अंडर रूट के 38। इस तरीके से 73 गुणित 38 करेंगे तो आई थिंक यहाँ पर शायद डाटा या आंकड़े लेने में मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, है ना। आई थिंक मेरे को यही प्रॉब्लम आई है कि आंकड़े लेने में थोड़ी सी गलती हो गई है, या कहीं इधर मल्टीप्लाई में गलती हो गई है। 3 दूनी 6, 4 3 12 और 7 5 35, ये बिल्कुल सही किया है अपन ने। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49, 16 9 25 और 9 5 13, 5 4 16, 4 2 6 और 1 7। हाँ बिल्कुल सही है, बट आई थिंक यहाँ पर जो आंकड़े हैं ये गलत ले लिए मैंने किसी अगले क्वेश्चन के, तो इससे क्या है अपने पास थीटा की वैल्यू निकालना मुश्किल होगा, इसीलिए ऐसे लिख दो डायरेक्ट। कॉस इनवर्स 29 बटा अंडर रूट के 73 डॉट प्रोडक्ट अंडर रूट के 38। ओके, थोड़ा सा आई थिंक तो आप उसको मैनेज कर लेना, थोड़ा सा आंकड़ों में गड़बड़ी है आई थिंक, है ना। या फिर हो सकता है इसकी वैल्यू कुछ ऐसा हार्ड क्वेश्चन आपके पास आएगा नहीं। पहली बात तो ये थोड़ा मैंने आंकड़े इधर उधर ले लिए होंगे, जिसका अप्रॉक्सीमेट कोई आंसर निकल के आ रहा होगा। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस बेसिक सा मैथमेटिक्स आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे हुआ था, जो मैंने पिछले क्वेश्चन से भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस क्वेश्चन से भी ऊपर निकालना है डॉट प्रोडक्ट, नीचे निकालना है उनके प्रमाण की वैल्यू, फिर उनका मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर अपने पास निकल आएगा। ओके, अब दूसरी चीज़ निकल के आती है, मेन चीज़ जो यहाँ की प्राण है, जिसकी जरूरत आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली आगे, कि डिटर्मिनेट्स मेथड ऑफ सॉल्विंग वेक्टर मल्टीप्लाई। ये डिटर्मिनेट्स क्या होता है, डिटर्मिनेट्स एक तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जैसे आप क्लास 12th के अंदर मैथमेटिक्स आता है, उसके अंदर पढ़ते हो, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है ना, मैट्रिक्स कहा जाता है। ऐसे ही मैट्रिक्स के बाद एक चैप्टर निकल के आता है जिसका नाम है डिटर्मिनेट्स, जिसे मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है। क्लास 12th की मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट्स, उसी के अंदर ये चैप्टर निकल के आते हैं, वहाँ पर पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर अपन इसका सदिश में यूज करने वाले हैं, तो बेसिक सी चीज़ें बता दूंगा मैं किस तरीके से होगा। मान लीजिए मेरे पास एक सदिश दिया है ए वेक्टर और दूसरा सदिश दिया है बी वेक्टर। ये कुछ इस तरीके से ए एक्स आई कैप प्लस ए बाय जे कैप प्लस के ए जेड के कैप। ओके, यहाँ पर दिया है ए एक्स, सॉरी दूसरा लेना पड़ेगा यहाँ पर, बी एक्स आई कैप प्लस बी बाय जे कैप प्लस के बी जेड के कैप। ओके, कुछ इस तरीके से मेरे पास दो सदिश दिए हुए हैं। अब मेरे को क्या है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट नहीं बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इस तरीके से। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसको कराने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। क्या कि आपको आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करना होता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपको आई का जे के साथ करना होता है, जे के साथ करना होता है ना। लेकिन आप कभी भी आई का आई के साथ नहीं करोगे, क्योंकि करने पर आपको 0 मिलेगा, 0 को जोड़ने से कोई फायदा नहीं, तो हार्ड का चक्कर नहीं, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर आपको डिटर्मिनेट्स मेथड सीखना है। डिटर्मिनेट्स मेथड में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो आपको 2 डंडे बनाने आना चाहिए। एक डंडा ये बन गया, दूसरा डंडा ये बन गया। ओके, फिर अपने को क्या रखना होता है ध्यान में, यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर जे कैप और यहाँ पर के कैप। याद रखना जे कैप आता है नेगेटिव के अंदर। ओके, अब सॉल्व करते हैं कैसे। आई कैप की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ए एक्स है, और इसमें कितनी है, बी एक्स है। जे कैप की वैल्यू इसमें कितनी है, ए बाय है, यहाँ पर कितनी है, बी बाय है ना। के कैप की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ए जेड है, और के कैप की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, बी जेड है। इस तरीके से अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसका सूत्र होता है, सबसे पहले लो आई कैप, है ना, और आई कैप के मल्टीप्लाई में, सॉरी सबसे पहले लो आई कैप, और आई कैप के मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, आई कैप के मल्टीप्लाई में आई कैप वाली संख्या को छोड़ के सब कुछ रहेगा, है ना। जैसे इस संख्या को अगर मैं छोड़ दूँ और इस संख्या को अगर मैं छोड़ दूँ तो बचता है ए बाय और बी जेड और बी बाय और ए जेड, इनको छोड़ के सब रहने वाला है। दोबारा देखो, है ना, काफ़ी समझ जरूरी है इसे समझना, है ना। मैं निकाल रहा हूँ आई कैप, ये आई कैप निकाल रहा हूँ, तो आई कैप निकालने के लिए मैं आई कैप वाली लाइन को छोड़ दूंगा, ये रही और ये रही, है ना। देखो आई कैप वाली दोनों लाइन को मैंने क्या है, छोड़ दिया, है ना, तो वो भी आपको करना है। बाकी का काम, बाकी का आपको क्या करना है, ये वाली संख्या का इस वाली संख्या के अंदर मल्टीप्लाई करना है ना। ये वाली संख्या का इस वाली संख्या के अंदर मल्टीप्लाई करना है, ए बाय इंटू बी जेड, तो ये हो जाएगा ए बाय इंटू बी जेड, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा मेरे को, ए बाय इंटू बी जेड। फिर क्या करना है, बी बाय इंटू ए जेड, बी बाय
इंटू ए जेड, इस तरीके से। फिर क्या करना है, ए बाई इंटू बी जेड करती है, बी बाई इंटू ए जेड करती है, फिर क्या करना है, आपस में माइनस कर देना है इनको, और यहाँ पर लगा देना है आपको आई कैप। थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, आई नो, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको साइन कर लो। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो जाते हैं इनके, बस सूत्र देखने में कठिन लगता है, बाकी कुछ नहीं है, और मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ये, है ना। ये इस तरीके से हो गया। ओके, अब मैं एक काम और करता हूँ, इसको अगर मिट जाए तो ठीक है। जय माँ काली, हट जाए यार, तो ये पूरा हटाना पड़ रहा है अपने को अंततः। ओके, तो मैं दोबारा बना लेता हूँ उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया आई कैप, ये हो गया माइनस के जे कैप, ये हो गया के कैप। ओके, यहाँ पर ए एक्स है, ए वाई है, ए जेड है, और यहाँ पर बी एक्स है, बी वाई है, और बी जेड है। ओके, अब मैं कर लेता हूँ पहले इसको लॉक, वरना बार बार कौन मिटाए। इसको कर दिया लॉक। ओके, हाँ, तो पहले अपन ने कर लेना है आई कैप वाला सिस्टम, ये हटा दिया, ये हटा दिया, इसका आपस में मल्टीप्लाई किया, इसका आपस में मल्टीप्लाई किया, और फाइनली अपने को क्या है, आंसर निकाल लेना है। ओके, है ना। तो आई कैप वाला हो गया। अब निकालना है जे कैप। तो जे कैप निकालने से पहले यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देना है। जे कैप निकालने से पहले ही यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह लगा है, ऐसा माइनस का चिन्ह लगा देना है। फिर से वही ब्रैकेट डाल लो, एक ब्रैकेट यहाँ पर और एक ब्रैकेट यहाँ पर, फिर लगा दो यहाँ पर जे कैप। ओके, तो जे कैप का कैसे निकालोगे, वही जे कैप वाली लाइन को हटा दो आप। ये रही जे कैप वाली लाइन, ये हट गई, और ये रही ऊपर वाली लाइन, ये हट गई। तो बचा क्या, बचा अपने पास ये वाला, ये ए एक्स और बी जेड का मल्टीप्लाई होगा, और इधर ए जेड और बी एक्स का मल्टीप्लाई होगा। तो वही कर दो, यहाँ पर ए एक्स है और यहाँ पर बी जेड है, इसका मल्टीप्लाई ए एक्स बी जेड, और यहाँ पर बी एक्स ए जेड है, इसका मल्टीप्लाई बी एक्स ए जेड, और बीच में लगा दो माइनस का चिन्ह। इस तरीके से होगा। बाकी इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। जब मैं इसके सवाल कराऊंगा ना, ऐसे होंगे बिल्कुल हलवा से। अब के कैप की बारी आती है, तो वही प्लस लगा दो, वही प्लस लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पर एक के कैप। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ए एक्स बी बाय माइनस के बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए वाई। इस तरीके से ये इसका सूत्र निकल के आ रहा है ना। इसमें जस्ट आपको कुछ नहीं करना होता, डिटरमिनेंट्स बनाने होते हैं, आपका काम हो जाता है। ओके, अब इसको सूत्र क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जैसे 3 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप 2 आई कैप 2 जे कैप। अब मैंने पहले आपको कैसे बताया था इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, आप वैसे करके इसका आंसर निकाल सकते हो, आपके पास फाइनल आंसर करेक्ट ही निकल के आएगा। ओके, अपन दोनों मेथड से निकालने वाले हैं। पहले निकालते हैं नेचुरल मेथड से। तो 3 आई कैप है, आई कैप के साथ मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है, इसका किसके साथ होगा, जे कैप के साथ। 3 दूनी कितना हो गया, जे 6। ओके, अब आई का जे में मल्टीप्लाई किया तो अपने पास कितना निकल के आया, के कैप। ओके, ये हो गया। फिर 2 जे कैप का जे कैप में करोगे तो 0 मिलेगा, तो आपको करना है आई कैप में। अब जे का आई में करोगे तो माइनस के कैप मिलने वाला है। ओके, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया, डेफिनेटली बात 4 मिलेगा। अब हो गया 3 का कर लिया, 2 का कर लिया, अब आती है 3 के कैप की बारी। तो 3 के कैप, इधर के कैप तो है नहीं, 3 दूनी कितना हो गया, 6। के का आई में करोगे तो कितना आएगा, प्लस के जे कैप, है ना। फिर के का जे में करोगे तो कितना आएगा आपके पास, जे का के में करते हो तो आपको मिलता है प्लस के आई, तो के का जे में करोगे तो मिलेगा माइनस के आई, है ना। और 3 दूनी कितना हो गया, 6। मैंने आपको क्या बताया था प्रोसेस, साइकिल आपको याद होगी उम्मीद करता हूँ, है ना। मैंने आपको साइकिल याद कराई थी। ये होता है अपना आई, ये होता है अपना जे, और ये होता है अपना के, है ना। अगर आप आई का करते हो जे में तो के मिलता है, जैसे यहाँ पर रहा अपने पास आई और इसका किया जे में, तो अपने को क्या मिला, के मिला, है ना। आई का आई में करोगे तो 0 होगा, इसीलिए उसको किया ही नहीं अपन ने, आई का डायरेक्ट जे के साथ किया। ओके, फिर था 2 जे कैप। अब 2 जे कैप का आई के साथ किया तो जे का आई के साथ करोगे तो के मिलेगा। अब साइकिल कैसे चलती है, ऐसे चलती है, आई का जे में करते हैं तो के मिलता है, लेकिन यहाँ पर जे का आई में किया तो के मिलेगा, लेकिन नेगेटिव का तो नेगेटिव आ गया। फिर 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो जाहिर सी बात है 4। अब 2 जे का 2 जे में मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि फिर 0 ही मिलता अपने को। अब 3 के कैप आई कैप है, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। के का आई में मल्टीप्लाई करोगे जी मिलेगा, है ना, क्योंकि के इस तरीके से साइकिल चलती है ना। मैंने क्या बताया, ऐसे आएगी गाड़ी और ऐसे जाएगी, इस तरीके से साइकिल चलने वाली है ना। इसे मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, कंफ्यूज मत होना फालतू में, पिछले लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें बता चुका हूँ कैसे होती हैं। अब देखो प्लस प्लस वो समान संख्या जुड़ जाएंगी, जैसे माइनस के 6 आई कैप यहाँ पर अपने को प्राप्त हो रहा है, और क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर प्लस के 6 जे कैप भी अपने को प्राप्त हो रहा है, और कितना प्राप्त हो रहा है, 6 में से 4 गए तो कितना बचा, 2 के कैप, ये अपने को प्राप्त हो रहा है नॉर्मल विधि से। कौन सी विधि से, नॉर्मल विधि से। अब डिटरमिनेट्स मेथड से काफ़ी फास्ट सॉल्व कर सकते हो। कैसे, इसी चीज़ को मैं कॉपी करने वाला हूँ और नेक्स्ट पेज में पेस्ट करने वाला हूँ। नाउ अब देखो डिटरमिनेट मेथड में क्या करना है आपको, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ये बड़ा बन गया थोड़ा, ये ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। ओके, के कैप आई कैप जे कैप। ओके, ये दिया है 3 2 और 3, 3 आई कैप दिया है, 2 जे कैप दिया है, 3 के कैप दिया है। आई के वाला 3 था, जे वाला 2 था और के वाला 3 था। इसमें आई वाला कितना है, 2 है, जे वाला कितना है, 2 है, के वाला है ही नहीं तो 0 लगा दिया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को मैं इसको पहले लॉक कर देता हूँ, आपको सिंपल सा, हाँ, है ना। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले लगाना है आई कैप, यहाँ पर लगा दिया अपन ने आई कैप। ओके,
आई कैप लगाने के बाद क्या करना है, ये आई कैप वाली लाइन हटा दी और ये वाली लाइन हटा दी, बची अपने पास कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। इसमें क्या करना है, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसका इसमें 2 का 0 में किया तो अपने को क्या मिला 0, 3 का 2 में किया मिला 6, बीच माइनस कर देना है इनको। ओके, सिंपल सी बात, नो बकवास। आगे बढ़ते हैं। फिर लगता है माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर लगा दिया माइनस के चिन्ह। फिर कहा क्या आता है जे कैप, और यहाँ पर लगाते हैं ब्रेकेट। तो जे कैप में क्या करेंगे, ये वाली लाइन हट जाएगी और ये वाली लाइन हट जाएगी, बचा क्या, 3 का 0 में मल्टीप्लाई किया 0, 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया 6, बीच में लगा दिया क्या माइनस। ओके, फिर इसको हटाओ, है ना, अब दोबारा प्लस का चिन्ह लगाओ। फिर क्या आता है के कैप। ओके, के कैप में क्या है, ये वाली लाइन हट गई और ये वाली लाइन हट गई, 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया 6, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4, और 6 में से 4 के तो माइनस लगा दो बीच में चिन्ह। ओके, दोबारा देखो मेरे भैया क्या हुआ है, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले तो अपन ने लिख लेना है यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप, है ना। आई कैप के आगे कुछ नहीं लगना क्योंकि प्लस है, जे कैप के आगे पहले से ही माइनस का चिन्ह लगा के रखना है आपको, जैसा कि मैंने यहाँ पर लगा के रखा है, ये जो कि मैंने अभी आपको सूत्र में भी बताया था। यहाँ पर जे कैप के साथ पहले से ही माइनस का चिन्ह लगता है, और यहाँ पर भी मैंने लगाया था, वैसे लगाते नहीं है ऊपर, बट मैंने आपको बता दिया था। ओके, के कैप के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा, है ना। ये बेसिक सी चीज़ें यार रख लेनी है, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब आपको क्या करना है, आई कैप की वैल्यू निकालनी है पहले तो आई कैप की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, आई कैप वाली लाइन को हटा दोगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों हटा दोगे, बचेंगे कितने, 2 3 2 0, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे, इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, तो 2 का 0 में किया तो 0, 3 का 2 में किया तो 6, बीच में लगा देना माइनस का चिन्ह। ओके, सिंपल सा प्रोसेस है। अब ऐसे ही अपने को जे का निकालना है, तो क्या कर दिया, ये वाली लाइन हटा दीजिए वाली, और ये वाली लाइन हटा दीजिए वाली, बचा क्या, 3 और 0, 3 और 2 मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 0 में किया तो 0, 3 का 2 में किया 6, बीच में लगा दो माइनस। फिर है के कैप अपना, फिर क्या है के कैप अपना। के कैप की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही फटाफट वही तरीका, ये वाली लाइन हटाई, ये वाली लाइन हटाई, बचा क्या, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटा दो फिर, है ना, बीच में चिन्ह माइनस का लगा दो बस, है ना। अब रही बात इसको सॉल्व करने की, तो इसमें तो यार आप एक्सपर्ट होंगे। 0 माइनस चेक करोगे तो माइनस के 6 आई कैप, 0 माइनस चेक करोगे तो माइनस के 6, और पहले से माइनस लगाए तो माइनस माइनस प्लस के 6 जे कैप, है ना। 6 माइनस 4 गए तो कितने बचे, 2 के कैप। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, माइनस के 6 आई कैप प्लस के 6 जे कैप, माइनस के 6 आई कैप प्लस के 6 जे कैप प्लस के 2 के कैप प्लस के 2 के कैप, है ना। तो अगर आप इस मेथड से करोगे तो ये भी निकल के आएगा, और इस मेथड से करोगे तो भी आपको सही उत्तर मिलेगा। लेकिन इस मेथड से आप फास्ट कर लेते हो, चूंकि मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ ऐसे बना के, तो आपको समय लग रहा है, वरना आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, उसको डायरेक्ट ही कर लोगे। बस आपने डब्बा बनाया, फटाफट आपने इसको सॉल्व कर देना है। ओके, जैसे मैं इसको करता हूँ, तो स्पीड पकड़ने की थोड़ी सी कोशिश करना, है ना, घर पर प्रैक्टिस जरूर करना। डिब्बा बनाए, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, ये हो गया 8 और 3, है ना, और यहाँ पर हो गया 0, ये हो गया 7 और कितना हो गया 7, जे कितना है 0, देखो आई है और के है, जे कितना है 0। अब पहले तो आई कैप की वैल्यू निकालो, आई कैप की वैल्यू कितनी हो गई, ये वाली लाइन हट गई, ये वाली लाइन हट गई, तो 3 सत्ते हो गया 21 और 0 हो गया। ओके, फिर लगाना है माइनस के जे कैप, है ना। जे कैप में क्या करना है, ये वाली लाइन हटाई, ये वाली लाइन हटाई, 8 सत्ते 56, ठीक है, 7 का 0 में किया 0 हो गया, प्लस के कैप। ओके, फिर ये वाली लाइन हटाई, ये वाली लाइन हटाई, 8 गुणे 0 करोगे तो 0, 7 के कितना हो गया 21। ओके, तो यहाँ पर क्या निकल के आया, 21 के आई कैप माइनस के 56 के जे कैप और प्लस के 21 के कैप, है ना। ये अपने पास निकल के आया, इसका आंसर निकल के आया। बाकी घर पर कुछ प्रैक्टिस कर लेना। इसका भी देखो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे मेथड से सॉल्व करना, ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकती। यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 4, 2 और 4, यहाँ पर 3 के कैप बस, बाकी 0 0 0। फिर क्या करना है, आई कैप लगा देना है, माइनस के जे कैप लगा देना है, प्लस के कैप लगा देना है। ओके, अब अपने को करना क्या है, वही पुराना मेथड, आई कैप निकालना है, तो आई वाला हट गया और जे वाला हट गया, 4 गुणे 3 किया तो कितना निकल के आया 12, 0 0 हो गया, ये तो छोड़ो चक्कर। फिर जे कैप और जे कैप, ये वाला हट गया, तो 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, 0 का 0 में मल्टीप्लाई किया 0 निकल के आया। फिर ये रहा के कैप और ये रहा के कैप, 2 0 0 4 0 0, तो ये निकल के आया 0। तो यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है 12 के आई कैप माइनस के 16 के जे कैप, और के कैप की वैल्यू तो 0 होगी, तो उसको निकल के आ नहीं रहा, है ना, यही है। और अगर आप यहाँ पर करते इस मेथड से तो भी वही निकल के आता, जैसे आई का के में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा, माइनस के जे निकल के आएगा, 3 दूनी किया तो कितना निकल के आएगा 6, है ना। अब जे का के में करोगे तो कितना निकल के आएगा, आई निकल के आएगा, 4 दिया कितना हो गया 12, फिर लगा दिया बीच में प्लस के, फिर हो गया 12 आई कैप और माइनस के 6 जे कैप। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको ज़्यादा प्रेफर करोगे डिटरमिनेंट्स मेथड को, 12 आई कैप माइनस के 6 जे कैप, 12 आई कैप माइनस के 6 जे कैप, ये 6 है, याद रखना 6 है, ये 6 है ना। दोनों से ही सेम चीज़ आंसर निकल के आएगी। लेकिन ये मेथड डिटरमिनेंट्स वाला मेरे को भी पर्सनली काफ़ी पसंद है, और काफ़ी हार्ड चीज़ें हो जाती है, इसमें गलती होने की भी संभावना नहीं रहती। इसमें थोड़ा माइनस प्लस चिन्ह में आपको थोड़ा लोचा हो सकता है ना। अभी अपने पास लास्ट क्वेश्चन है, 8 आई कैप 8 जे कैप, आई का जे में करोगे तो अपने को के मिल जाएगा, सीधी सी बात है, 8 का 8 में मल्टीप्लाई किया 64 मिल जाएगा। ओके, तो इसका 64 के कैप डायरेक्ट निकला है, डिटरमिनेंट से क्या ही करोगे यार ये तो बहुत छोटा है, छोटे के लिए आप इसी मेथड को यूज़ कर सकते हो। फिर भी इसे करना है तो ये हो गया आई, ये हो गया जे, और ये हो गया अपने पास के, आई की वैल्यू है 8 और जे की वैल्यू है 8, बाकी सब 0 0 0 0 0, है ना। तो देखो यहाँ पर निकल के आ गया आई कैप, जे कैप और के कैप, वैल्यू निकालो, ये हट गया, ये हट गया, तो ये हो गया 0 0। ओके, ये हट गया, ये हट गया, 0 और 0, काम खत्म। ये हट गया, ये हट गया, 8 8 है 64,
है ना, बाकी ये तो जीरो हो गया, तो 64 के निकल के आया, बाकी सब जीरो हो गए। मैंने थोड़ा सा फास्ट कराए हैं कैलकुलेशन यहाँ पर, मुझे पता है इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशन को, कि मैंने इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर दिया, मतलब इतना भी फास्ट नहीं था, लेकिन जो बच्चे नहीं हो उनको थोड़ा सा फास्ट लगा होगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मैंने फॉर्मूला बता ही दिया किस तरीके से अप्लाई होना, एक बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सदिश आपकी पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मैं बेसिक सा मैप बनाने वाला हूँ। अभी तक अपन ने सदिश में क्या क्या पढ़ा था, अपन ने सबसे पहले देखा था सदिश के बारे में। सदिश से जब परिचय लिया था तो पता चला था कि इसके अंदर प्रमाण भी होता है और साथ साथ दिशा भी होता है ना। इसको निरूपित कैसे करते हैं, इसको निरूपित करते हैं अपन ए एक्स आई कैप, ए बाय जे कैप और ए जेड के कैप के रूप में, इस तरीके से, है ना। ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा और भी इसके बारे में जानकारी दी थी। क्या जानकारी दी थी, सदिश योग का त्रिभुज नियम अपन से क्या कहता है ना। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, इसका बहुभुज नियम अपन से क्या कहता है। आई थिंक बहुभुज नियम अभी आपको बताया नहीं, चलो मैं अभी आपको बता देता हूँ बहुभुज नियम अपन से क्या कहता है ना। और इसके बाद अपन ने सदिश और अदिश गुणनफल देखा था, और ये अपने सदिश के अंदर लगभग 5 लेक्चर हो जाएंगे इसको लेकर चले तो, है ना। अभी लास्ट लेक्चर है, इसके अंदर बहुभुज नियम भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुभुज नियम क्या होता है ना। इसके अंदर 2 रूल निकल के आते हैं, फटाफट देखते हैं। 2 रूल निकल के आते हैं, फर्स्ट रूल और सेकंड रूल। फर्स्ट रूल कहता है कि अगर समान है, पूंछ सर से मिल रही है, सर पूंछ से मिल रहा है, इसका मतलब नेट रिजल्टेंट 0 निकल के आएगा। और ऐसा नहीं है, कोई एक विपरीत जा रहा है तो जो विपरीत जाएगा वही रिजल्टेंट निकल के आएगा। कैसे, यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। मेरे पास एक सदिश ये दिया है, एक सदिश ये दिया है और एक सदिश ये दिया है ना। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, इसकी कुछ वैल्यू दी गई है आपको एक्स, है ना। मान लीजिए एक्स वैल्यू दे रखी है। बी वेक्टर और सी वेक्टर है ना, इसकी वैल्यू आपको बी से सी वेक्टर की कितनी दे रखी है, बाय दे रखी है ना। और आपको सी वेक्टर ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है, जेड दे रखी है। देखो ये तीर बनी है ना, उधर से उधर की चलता है, ए से बी की तरफ तीर है, ये दिख रहे हो ना, तो ए बी वेक्टर हो गया। इसकी वैल्यू आपको ए एक्स दे रखी है क्वेश्चन में। फिर बी सी वेक्टर, बी से लेकर सी वेक्टर, इसकी वैल्यू बाय दे रखी है। फिर सी से लेकर ए वेक्टर, इसकी वैल्यू आपको जेड दे रखी है। तो पूछ रहा है कि एक्स प्लस बाय प्लस जेड इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, है ना। ये आपको एक्स वेक्टर के इक्वल दे रखा है, ये बाय के और जेड वेक्टर के इक्वल दे रखा है। तो अगर इन सदिशों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, उत्तर है 0। क्यों, क्योंकि सदिश योग का त्रिभुज, सदिश योग का बहुभुज नियम आपको यही कहता है कि अगर पूंछ सर से मिल रहा हो, पूंछ सर से मिल रहा हो और पूंछ सर से, ये होता है सर और ये होती है पूंछ। तो देखो इसकी पूंछ, इसका सर, इसका सर, इसकी पूंछ, और इसका पूंछ, इसका सर, ये सब आपस में मिल रहा हो तो नेट रिजल्टेंट 0 निकल के आता है। तो आप बोलोगे सदिश योग का त्रिभुज नियम आपने हमको पढ़ाया था, और इसमें आपने बताया था कि ये हमारे पास एक और त्रिभुज है, ये हमारे पास एक और त्रिभुज, एक हमारे पास सदिश है ए वेक्टर, दूसरा सदिश है बी वेक्टर, तो तीसरा सदिश निकल के आएगा ये इस तरीके से, ये आर वेक्टर, ये इन दोनों के बराबर होगा। इस हिसाब से तो यहाँ पर मान लीजिए इसको, ये ए बी वेक्टर हो गया, है ना, सॉरी, है ना। इसको मान लीजिए पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, इसको पॉइंट सी मान लेते हैं, है ना। तो ये ए बी वेक्टर हो गया, ये बी सी वेक्टर हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट निकल के आता है इस ए सी वेक्टर की, यही आपने बताया था, है ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, है ना। अब आप बोल रहे हो कि ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज प्लस की ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी तीनों का 0 निकल के आएगा। तो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। फर्क क्या है, फर्क को देखो जरा, फटाफट फर्क को देखो, वरना फर्क बुरा मान जाएगा, है ना। यहाँ पर पूंछ से पूंछ मिल रही है, यहाँ पर सर से सर मिल रहा है, तो बहुभुज का नियम तो लगने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो तो तभी लगेगा जब सर से हो पूंछ और पूंछ से हो सर, है ना। जब पूंछ से हो सर, तो फिर यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, बहुभुज का दूसरा नियम। पहला नियम नहीं लगेगा, पहला नियम तभी लगता है जब सर और पूंछ हो। बहुभुज का दूसरा नियम क्या कहता है, कहता है कि जो विपरीत हो वही रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रहा सर और ये रही पूंछ, है कि नहीं, सर और पूंछ मिल रही है, यानी इस सदिश की दिशा बिल्कुल ठीक है और इसकी भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस सदिश का सर इसके सदिश से मिल गया, इसकी पूंछ इसके पूंछ से मिल गई, यानी ये उल्टा रखा हुआ है। अगर इसको मैं सीधा रख दूँ उल्टा करके तो मेरे पास सही हो जाएगा। तो यही आर रिजल्टेंट होगा इसका, और यही तो त्रिभुज नियम कहता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इस तरीके से है, दूसरा इस तरीके से, तीसरा इस तरीके से और चौथा इस तरीके से है। तो अब यहाँ पर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है। तो देखो इसका जो सर है और इसकी जो पूंछ है ये आपस में मिल रही है, यानी ए वेक्टर भी बिल्कुल सही चल रहा है, बी वेक्टर भी बिल्कुल सही चल रहा है। अब बी वेक्टर का जो सर है सी वेक्टर की पूंछ से मिल रहा है, यानी कि सी वेक्टर भी बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं डी वेक्टर की बात करता हूँ, ये सी वेक्टर के सर से सर बढ़ा के बैठा है, ए वेक्टर के पूंछ से पूंछ बढ़ा के बैठा है, इसका मतलब डी वेक्टर की दिशा खराब चल रही है। तो अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों को जोड़ूंगा तो ये डी वेक्टर के इक्वल निकल के आएगा, यानी डी वेक्टर ही फिर परिणामी होता है। तो जो उल्टा चलता है ना वही परिणामी निकल के आता है। तो ये होता है सदिशों का बहुभुज नियम, है ना। जब आपको आगे चलेंगे फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी तो उनके क्वेश्चन आपको लगा लेंगे, बाकी अभी तक तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ओके, तो फिजिक्स के अपने पूरे लेक्चर कंप्लीट हो गए बेसिक मैथमेटिक्स के, जिसके अंदर अपने सदिश वदिश लगभग सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। अब अच्छे से रिवीजन कर लेना और आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।